आदाब नाजरीन, 9:30 बज चुके हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त में आसिफ रशीद। प्रोग्राम अब तक में सबसे पहले बात मशरिक़ वस्ता की। इजराइल और हमास जंग के लिए मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात बगैर किसी पेशरफ्त के ख़त्म हो गए, यानी सीज़ फायर होगा इसके इम्कानात बहुत कम हो गए हैं। और खबरसां इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक काहिरा में गजा की जंगबंदी मुआहदे की बहाली और इजराइली यरगमानियों की रिहाई के लिए होने वाले ताज़ा तरीन मुज़ाकरात किसी नुमायां पेशरफ्त के पहले ही ख़त्म हो गए हैं। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि गुज़श्ता रोज़ और आज पूरे दिन फ़लस्तीन और मिस्र के अंदर हमास ने अपने मौक़िफ़ को बरकरार रखा। मिस्र की जानिब से भी कोशिशें की गई कि किसी न किसी तरीके से जंगबंदी के मुआहदे पर दोनों तरफ से बात हो सके, इत्तफाक हो और मुआहदे का नतीजा जंग के मुकम्मल खात्मे पर निकलना चाहिए। इस बात पर भी इत्तफाक नहीं हो सका और इजराइल ने जनवरी में तय पाने वाले जंगबंदी मुआहदे के नाकाम होने के बाद गुज़श्ता माह दोबारा गजा में अपनी फौजी कार्रवाइयाँ शुरू की और इसका इसरार है कि वो जब तक हमास को मुकम्मल तौर पर शिकस्त ना दे, तबाह ना करे, ये हमले जारी रहेंगे। हमास के मुताबिक जंग के खात्मे और गजा से इनखला के बदले यरगमानियों के एक साथ हवालगी के लिए तैयार है, मगर इजरायली तजवीज़ जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए नहीं, सिर्फ यरगमानियों की वापसी के लिए है। वो पहले से यकीन दिलाए कि जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगी, जिसके बाद कोई नतीजा अखज़ किया जा सकता है। मिस्र ने गजा जंगबंदी के हवाले से नई तजवीज़ भी पेश कर दी है, जिसमें फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास से हथियार डालने का मुतालबा किया गया है। रिपोर्ट से बताती हैं कि मिस्र ने हमास को जंगबंदी के लिए एक नई तजवीज़ पेश की है, ताहम इसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जब तक फ़लस्तीनी मज़ाहमती गिरोह हथियार नहीं डाल देता, तब तक इजराइल के साथ कोई भी मुआहिदा मुमकिन नहीं है। हमास अहदेदारान ने इस बात की तस्दीक की है कि हमास का मौक़िफ़ बरकरार है, वो बरकरार रहेगा। किसी भी मुआहिदे की बुनियाद गजा में जारी इजरायली जंग का खात्मा और काबिज़ अफ़वाज का इनखला होना चाहिए और हमास के हथियारों के हवाले से कोई बातचीत मुमकिन नहीं। यहाँ तक ये भी बताया गया कि मिस्र की तजवीज़ में 45 दिन की आर्जी जंगबंदी भी शामिल है, जिसके बदले में खुराक और शेल्टर के लिए ज़रूरी साजो सामान गजा के अंदर दाखिल करने की इजाज़त दी जाएगी। हमास दूसरी तरफ बताता है कि जंगबंदी सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब इजराइल की जारियत का मुकम्मल खात्मा हो, जिसमें अब तक 50,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और गुज़श्ता 24 घंटों में होने वाली शदीद बमबारी में 67 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की जान चली गई है। इधर कल यानी बुधवार को भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में सबकी नजरें रहेंगी वक्फ तरमीमी कानून पर, जहां पर एहतिजाजी मुजाहिरों और सियासी हंगामा आराई का सिलसिला जारी है। अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत होने जा रही है। 2 जजों की आईनी बेंच समाअत करेगी। अब तक 35 से ज़ायद अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं। जस्टिस संजीव खन्ना इस आईनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं और इतलात के मुताबिक 10:30 से 11 बजे के आसपास वक्फ तरमीमी कानून के हवाले से जो कानून अब नाफिज हो चुका है, समाअत की जाएगी, शुरुआत होगी और मरकजी सरकार की जानिब से मंजूर किए गए वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर कल यानी 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच समाअत करेगी, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस संजीव खन्ना करेंगे। जमीयत उलमा हिंद की जारी करदा एक रिलीज में भी इतला दी गई है कि बेंच के दीगर 2 जजेस, जिनमें जस्टिस संजय कुमार हैं और जस्टिस केवी विश्वनाथन हैं, इस अहम मुकदमे पर उस वक्त पूरे मुल्क की नजरें मरकूज हैं जब एहतिजाजी मुजाहिरों और सियासी बयानबाजी भी जारी है। काबिल जिक्र है कि वक्फ तरमीमी कानून पर सदर जमहूरिया के दस्तखत के बाद जमीयत उलमा हिंद की जानिब से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ दाखिल अर्जी पर जल्द अज जल्द समाअत किए जाने की चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से गुजारिश की थी और वक्फ तरमीमी कानून पर सदर जमहूरिया की मोहर लग जाने के बाद मौलाना अरशद मदनी ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी और पिटीशन दाखिल करते हुए इस पर जल्द समाअत के लिए भी गुजारिश की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 16 अप्रैल यानी कल का दिन मुकर्रर किया गया है और इस पर समाअत होगी। इसके अलावा साउथ इंडिया की YSPR या YSPR कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा इनसे पहले अदाकार और तेलमगा वेटरी गम्स टीवी के सदर विजय, इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद और इमरान प्रताप गढ़ी, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खान, आज़ाद समाज पार्टी के सरबराह चंद्रशेखर आज़ाद और समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बर्क समेत दीगर ने इस एक्ट को चैलेंज करने के लिए अर्जियां अदालत उज़्मा में दाखिल की हैं और जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और दीगर कई शख्सियात जो इनफरादी सतह पर इस कानून को अदालत में चैलेंज कर रहे हैं। और कल क्या कोई नई तारीख तय की जाएगी आइंदा समाअत के लिए? कल होने वाली समाअत को टाल दिया जाएगा कोई नई तारीख देकर, या फिर समाअत का आगाज़ बाकायदा होगा? ये देखने वाली बात होगी। 10:30-11 के आसपास समाअत का इम्कान सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जहां 35 से ज़्यादा अर्जियां या पिटीशन अब तक दायर हो चुकी हैं।
इधर हज के हवाले से भी बात आपको बताते चलें, क्योंकि सऊदी अरब ने हज कोटे में जहां पर कमी की थी, हिंदुस्तानी निजी हज ज़ायरीन के लिए दोबारा एक बार फिर से नुसक पोर्टल खोलने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ताहम ये सहूलत सिर्फ 10,000 जो हाजरीन हैं या ज़ायरीन हैं उन तक महदूद रहेगी। मिना के अंदर जगह की कमी के बायस सऊदी हुकूमत ने प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए मुख्तस किए गए जोन्स मनसूख कर दिए थे। और हज का एक अहम मरहला मिना में क़याम का होता है, जहां सख्त गर्मी में ज़ायरीन को खेमों में रात गुजारनी होती है। लेकिन गुज़श्ता दिनों का जो फैसला था उसने 52,000 से ज़्यादा भारतीय आज़मीन हज को भी मुतासिर किया था। और सऊदी अरब के इस फैसले से पहले ये इतलात थी कि भारत के निजी हज कोटे में 80% तक कमी या कटौती कर दी गई है, जिस पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं ने तशवीश का इजहार किया था और भारत सरकार से मुदाखलत की अपील की थी। और इसके बाद अक़लियती अमूर की वजारत ने वजाहत करते हुए कहा कि भारतीय हुजाज को तरजीह दी जा रही है। गुज़श्ता बरसों के मुकाबले इस साल हाजियों की तादाद में इजाफा हुआ है। वजारत के मुताबिक 2014 हिंदुस्तान से अब तक कुल मिलाकर 2014 में 1,36,020 ज़ायरीन ने हज अदा किया। 2025 में यह तादाद बढ़कर 1,75,000 से मुतजावज़ कर गई है। इसमें 1,22,518 हाजी हज कमेटी के तवस्सुत से रवाना होंगे, जिनके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं, जिनमें रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, खेमे और दीगर सहूलियात शामिल हैं। निजी टूर ऑपरेटर्स को बाकी बचा हुआ कोटा जो है वो दिया जाता है। और इस साल 800 से ज़्यादा टूर ऑपरेटर्स को 26 मुश्तरका हज ग्रुप जो ऑपरेटर्स है CHGO की तरफ से मंजूरी दी गई थी, मगर सऊदी हुकाम की तरफ से दी गई डेडलाइन पर अमल न करने और लाजमी शराइत पूरी ना होने के बायस उनके अलॉट शुदा जोन मनसूख करने पड़े थे। और सऊदी वजारत हज उमरा ने वाज़ेह किया है कि वो किसी मुल्क के लिए वक्त में तोसी नहीं करेंगे, क्योंकि मिना में गुंजाइश मुकम्मल हो चुके हैं। ताहम भारत सरकार की मुदाखलत पर नरमी दिखाते हुए सऊदी अरब ने 10,000 ज़ायरीन के लिए दोबारा नुसक पोर्टल खोलने की इजाज़त दे दी है। और इस बीच CHGO को फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए। 29 अप्रैल से भारत से हज परवाज़ें रवाना होंगी और इस मरहले पर कोई बड़ी तब्दीली हाजियों के इंतजामात और सलामती को मुतासिर कर सकती है। और इसलिए भारत और टूर ऑपरेटर्स को इंतहाई एहतियात के साथ तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने की सऊदी अथॉरिटीज़ की जानिब से हिदायत दी गई हैं। चलिए सियासी मामलात पर नजर दौड़ाते हैं और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मौजूदा वक्त में पार्टी से नाराज चल रहे आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी, जो रुकन पार्लियामेंट भी हैं, वस्ती कश्मीर से 19 अप्रैल को एक इजलास की सदारत करने जा रहे हैं। और तफसीलात के मुताबिक 27 ब्लॉक सुदूर हल्का सरबराहान इस इजलास में शिरकत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से अमली तौर पर राब्ता मुनक़ता हुआ है। एक ऑडियो क्लिप के जरिए भी हम देख रहे थे कि तस्दीक हो रही थी, उनका एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ। और खबर यह है कि 19 अप्रैल को अपनी रिहाइशगाह पर वस्ती कश्मीर में एक अहम मीटिंग की सदारत अब आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी करने जा रहे हैं। 27 ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, हल्कों के सरबराहान और गांव के जो सुदूर हैं वो भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह मेहदी के मुताबिक वो उनकी तरफ से इससे पहले जो उनका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ, ऑडियो वायरल हुई, जिसमें अमली तौर पर पार्टी से राब्ता मुनक़ता होने की बात हुई, ख़ास तौर पर जब वो गुज़श्ता साल दिसंबर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर नई रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ तलबा की क़यादत में एहतजाज में शामिल हुए थे, जिसके बाद उस ऑडियो क्लिप के मुताबिक नाराज़गी मुसलसल बढ़ रही है या पार्टी से थोड़ी सी दूरी भी है। मगर ये जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से मज़ीद ज़रा तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद अशरफ डार हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त हमारे नुमाइंदा ज्वाइन किए हैं। अशरफ, क्या ये इजलास उनका खुद इनफरादी सतह पर बुलाया गया है या नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास है? पहले तो ये कंफर्मेशन कीजिएगा, और इजलास बुलाने का बुनियादी मकसद क्या है? देखिए आसिफ, जहाँ तक अगर रुहुल्लाह साहब की बात हम करें, जिस तरह से 2 दिन पहले आगा साहब ने अपने रिहाइश के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हंगामी तौर पे बुलाई थी, जिसमें उसने जो है कई इल्ज़ामात लगाए थे सरकार पे कि जिस तरह से उनके खिलाफ जो है पूरी फैमिली के खिलाफ एक केस ACB में दायर किया गया था, और जिसकी आगा साहब ने फिर वजाहत की कि ये कोई केस नहीं है, 20 साल पुराना है, जो हमारी मिल्कियत लैंड थी उसमें हमें जो मुआवजा मिला है, अब उसको जो है आज 20 साल के बाद उनको जो है याद आया और उन्होंने इस पे जो है FIR लॉन्च किया। ये कोई ऐसा केस नहीं है, पूरे फैमिली को इसमें जो है
आगा साहब की फैमिली, चाहे चाचा हो चाहे जीजा हो, सब उनका नाम उसमें आया था। और फिर आगा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसको पूरा क्लियर कर दिया आखिरकार ये मसला क्या है और किस बिना पे इस केस को जो है रजिस्टर किया गया। आगा साहब ने कई ऐसी बातें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही कि किस तरह से 370 को लेकर जो आगा साहब बयानबाजी करते हैं, उसके मद्देनजर इसको जो है हरासमेंट के तौर पे आगा साहब ने कहा कि हरासमेंट की जा रही है। मगर आगा साहब उस दरसगाह से ताल्लुक उस दरसगाह से आए हैं जहां पर सर कटाए जाते हैं, न कि सर चुकाए। ऐसी बातों का इजहार जो आगा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मगर जिस तरह से एक और ऑडियो जो है आगा साहब का लीक हुआ है, जिसमें आगा साहब ने कई ऐसी बातें की है कि जब रिजर्वेशन बिल का मसला सामने आया, उसके बाद एक प्रोटेस्ट हो, जब एहतिजाज होता है, और उसमें भी आगा साहब ने की कि वो एहतिजाज पहले से स्टूडेंट ने रखा था, न कि आगा साहब ने रखा था। मैंने उसमें शमूलियत की थी इसलिए कि जो हमने वादे लोगों से किए, स्टूडेंट से किए, कि उसमें मैं उनके साथ रहूंगा। ऐसे आगा साहब की जो वीडियो वायरल हुआ है। और हाँ, सवाल अब आने वाले दिनों में चाहे 1 महीने 2 महीने के बाद बड़गाम के अंदर जो है इलेक्शन होने वाले हैं। आपको पता है वहां पर खुद उमर अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन बारी अक्सर से जीता था, और उसका अगर हम देखें, क्योंकि आगा साहब खुद उसमें कैंपेनिंग करे थे और लोगों से उन्हें कई वादे किए थे उस तरह के, अगर उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ से जीते हैं तो वो यहाँ से ही जो है अपनी सीट को बरकरार रखेंगे और गांधरबल से छोड़ेंगे। मगर फिर उल्टा हुआ और उमर अब्दुल्ला साहब गांधरबल चले गए और बड़गाम को जो वैसे का वैसे छोड़ा। अब इलेक्शन होने वाले हैं और इस इलेक्शन को देखते हुए हमने देखा कई पार्टियां इस वक्त मैदान में अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर वो अंदरूनी तौर पर इस वक्त मैदान में आ चुकी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कहीं सबसे बड़ा मुद्दा अगर है वो है इस वक्त कैंडिडेट का, कि आखिरकार किसको जो है बड़गाम के इंतखाब के लिए उम्मीदवारी के लिए चुना जाए। तो कई ऐसे कैंडिडेटों का नाम सामने, मगर जब आगा साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि मेरे जो लोग हैं जो बड़गाम से वाबस्ता लोग हैं, उनकी ये कि जो उम्मीदवार होना चाहिए वो लोकल होना चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि पार्टी के जो इस वक्त एडवाइजर है अब्दुल्ला साहब के नासिर असलम भूसा नाम सामने आ रहा है। कई ऐसे नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के फिलहाल सामने हैं जो कि अभी बुनियादी तौर पर सही नहीं। अच्छा अशरफ साहब, हम ये भी देख रहे थे कि उमर अब्दुल्ला जब चुनाव जीते उसमें कलीदी किरदार या उनकी जो मैसिव लीड थी उसमें आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी का या उनके कारकुनान का, उनकी मेहनत का भी नतीजा था। इस बार हम देख रहे हैं जब कुछ नाम सामने आए हैं, अगरचे अभी पार्टी ने फाइनल नहीं किए हैं, क्या आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी जिनके मुताबिक या जिनके करीबियों से हमारी बात होती है तो वो बताते हैं कि उन्होंने जो मेहनत की थी और उसके बाद अचानक से उस सीट को उमर साहब का क्विट कर देना, थोड़ा सा ये भी बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आया। इस बार आगा साहब शायद अपने चाहने वालों के साथ या सुदूर के साथ, बाकी लोगों के साथ जब फैसला लेंगे तो एक मुतफ़क्का राय ये हो सकती है कि आगा साहब शायद साइड ही रहें, लेकिन चुनाव में शायद पसे पर्दा वो किसी तरह की सपोर्ट करें नेशनल कॉन्फ्रेंस को खुलकर, मगर अपने ही इलाके का कोई लोकल कैंडिडेट हो। जिस तरीके से पहले उन्होंने खुलकर उमर साहब को सपोर्ट की, लेकिन बाद में नाराज़गी भी हुई कि आप ही ने जिताया, आप ही ने वोट मांगे, हमने आपको वोट दिए, बाद में उमर साहब क्विट कर गए उस सीट को। तो ये जाहिर सी बात है, अगर हम बड़गाम के इंतखाब की बात करें, 3 बार जो है आगा साहब वहां से एमएलए रह चुके हैं और आगा साहब का एक अपना रसूख है। और आगा साहब जिस खानदान से बिलोंग करते हैं उस खानदान ने काफी ज्यादा हम कैसे खिदमत की है बड़गाम के लोगों की। और आगा साहब जब से सियासत में आए हैं तो आगा साहब हम कहेंगे 3 बार इलेक्शन जीतने के बाद आगा साहब का एक दबदबा भी है बड़गाम में। अब क्योंकि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने वहां से जब क्विट किया, मगर जिस तरह से आगा साहब ने कैंपेनिंग की, रात भर आगा साहब कैंपेनिंग करते रहे और लोगों से उमर अब्दुल्ला साहब के लिए वोट मांगे कि नहीं जी आप वोट दीजिए और ये अगर चीफ मिनिस्टर बने तो इसी सीट से बने। कहीं ना कहीं इस बड़गाम की जो अक्सर शिकायतें रहती है डेवलपमेंट को लेकर, शायद जब चीफ मिनिस्टर यहाँ के बनेंगे कई ऐसे मसले जो है वो हल हो जाएंगे। मगर जब वहां से उमर साहब ने इस्तीफा दिया तो कहीं ना कहीं कई बातें ऐसी हुई। अब आगा साहब जब आज मैदान में जाएंगे, अगर पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा, जब वो वोट मांगने के लिए जाएंगे तो आगा साहब सोच रहे होंगे कि मैं आखिर लोगों के पास जाऊं तो क्या लेके जाऊं, उनको क्या बताऊं। क्योंकि जिस तरह से पार्टी ने कल भी आपने देखा होगा जब आगा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नजीर अहमद कुरैशी उसका एक बयान आया कि 370 आगा साहब का अपना है, हमने 370 पे वोट नहीं मांगे, हमने कहा है कि हमसे बात करिए। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो शायद आगा साहब को अगर वो कैंपेनिंग के लिए जाते उन बातों का उनका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब आगा साहब स्टेज पे बोलते थे तो 370 को लेके बोलते थे, नौजवानों के रोजगार के लिए बोलते थे, यानी नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोल रहे थे। तो जब आज वो स्टेज पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं कई बातों का आगा साहब को जो है सामना बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ डार साहब हमारे साथ बड़गाम से रहने के लिए, इजलास के मतलब तफसीलात फराहम करने के लिए। 19 तारीख का इंतज़ार कीजिएगा और तब तक जो सोशल मीडिया की कुछ ख़बरें हैं अगर उनको सही कुछ हद तक माना जाए, अगरचे कुछ सही होती हैं कुछ गलत साबित होती हैं,
तो वहाँ से भी बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बहुत तरह के चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, और आगा सैयदुल्लाह मेहदी भी उन नाराज़ लीडरान में से एक है जो 370 या रियासती दर्जे से ऊपर उठकर जम्मू कश्मीर के वक़ार, साबिका रियासत या फिर जम्मू कश्मीर के शहरियों की बात करते हैं, लेकिन पार्टी के लीडरान एक अलग या मुख्तलिफ लाइन के साथ चलते हैं जहाँ से ये तल्खियाँ मज़ीद बढ़ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं उस घोटाले की बात जिसमें मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए का नुकसान जम्मू कश्मीर के सरकारी खजाने का किया गया है, और आज साबिक IAS अफसर अशोक कुमार परमार ने एंटी करप्शन ब्यूरो को एक खत के जरिए शिकायत की कि महकमा जल शक्ति जम्मू कश्मीर में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और साबिक चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, और न सिर्फ उनका नाम बल्कि रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जल शक्ति जम्मू में भी उनके नाम भी सामने रखे हैं इस खत के जरिए कि उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो। जल जीवन मिशन एक बार फिर सुर्खियों में है। एक साबिक IAS अफसर अशोक परमार की जानिब से एंटी करप्शन ब्यूरो में साबिक चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता के खिलाफ तहरीरी शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में मुतालबा किया गया है कि मामले की बारीकबीनी से तहकीकात की जाएगी की जानी चाहिए, क्योंकि ये मामला निहायत ही संगीन शक्ल इख्तियार कर चुका है और इसमें करोड़ रुपए की बदनवानी का इल्जाम है जो 600 करोड़ रुपए से जायद की रकम बताई जाती है। तफसीलात के मुताबिक अशोक कुमार परमार ने यह तहरीरी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने पेश की है, और गुज़श्ता बजट सेशन के दौरान जम्मू कश्मीर में हुकूमती अरकान ने जल जीवन मिशन के तहत नाकस और गैर मयारी काम पर भी सवालात उठाए थे और तहकीकात का मुतालबा किया था। इस हवाले से असेंबली स्पीकर ने MLAs पर मुश्तमिल एक आला सतही पैनल भी तश्कील दिया था जिसकी सरबराही साबिक चीफ जस्टिस और MLA पामपुर हसनैन मसूदी कर रहे हैं। कमेटी का पहला इजलास जल्द ही श्रीनगर में तलब किया जा सकता है ताकि इस संगीन मसले की मुकम्मल छानबीन हो। लेकिन अशोक परमार भी जो खुद भी रिटायर हो चुके हैं, जो काफ़ी सुर्खियों में रहे, काफ़ी टारगेट हुए, उन्होंने महकमा जल शक्ति जम्मू कश्मीर में जिनके मुताबिक कंक्लूसिव एविडेंस उनके पास है कि मुबैना घोटाला जिसको कहा जा रहा है ये असल में घोटाला है, और उनने दरख्वास्त की है कंसर्न अथॉरिटीज़ से, बिलखुसूस एंटी करप्शन ब्यूरो से कि वो इस मामले में FIR दर्ज करें। अरुण कुमार मेहता चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, उनका नाम सर फहरिस्त रखा है। रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जल शक्ति जम्मू मनीष भट्ट के खिलाफ भी केस की दरख्वास्त की है। रिटायर्ड इंचार्ज चीफ इंजीनियर जल शक्ति जम्मू हमीश मनचंदा के खिलाफ भी मुकदमे की दरख्वास्त की है। रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जल शक्ति जम्मू बशारत जेलानी पर भी मुकदमे की दरख्वास्त की है। इसके अलावा GI PI पाइपों और दीगर साजो सामान की खरीदारी में घोटाले में कार्रवाई की बात कही गई है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। भारतीय न्याय संहिता या BNS की दफ़ा 256, 257, 351, 318, 316 के तहत कार्रवाई का मुतालबा हुआ है, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की दफ़ा 7, 2 और 13(2) के तहत भी मुकदमा दर्ज हो, इसकी दरख्वास्त अशोक कुमार परमार की जानिब से की गई है। और बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी सताइश की है कि इस तरीके का बड़ा या रिस्की फैसला लेना या किसी सरकारी अफसर या रिटायर्ड अफसर के लिए कतन आसान नहीं है, लेकिन उनकी हिम्मत की दाद दी जा रही है कि करप्शन की जड़ ख़त्म करने के लिए उन्होंने चीफ सेक्रेटरी तक जैसे अफसरान को नहीं छोड़ा। अब एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले में तहकीकात जब आगे करेगी तो क्या मुकदमा दर्ज होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ज़र अराज़ी और लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिमाचल प्रदेश रियासत जैसे कवानीन पर आज एक बार फिर से अपने ख़यालात का इजहार किया और जोर दिया। वज़ीर आला ने जनूबी ज़िला पुलवामा में एक जलसे से खिताब के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश ने सिलसिले में सख्त पॉलिसी अपनाई है और जम्मू कश्मीर में भी ऐसी ही पॉलिसी हुकूमत बनाएगी जहाँ मकामी लोगों को ही रोज़गार मिले, हुकूमत की तरजीहात में शामिल होगा। वहीं वज़ीर आला जम्मू कश्मीर ने उनके मुताबिक अफसरान की तानाशाही भी जम्मू कश्मीर में हर काम में परेशानी का सबब बन रही है, जो पूरे निज़ाम को उमर अब्दुल्ला के मुताबिक मुतासिर कर रहे हैं। तो कसूर हमारा क्या? हमारे हमसाये में रियासत है हिमाचल प्रदेश, नाम सुना होगा। हिमाचल प्रदेश के कानून और हमारे कानून में फर्क देखिए। वहां जब फैक्ट्री लगती है, वहां जब होटल लगता है, वहां जब किसी को ठेका मिलता है, तो लाजमी तौर उस फैक्ट्री में, उस होटल में, उस ठेके में 70% लोग जो हैं वहां के लोकल लगते हैं। 70%। और ये कानून है उनका। अगर 70% उस फैक्ट्री में लोकल नहीं लगते हैं, उस फैक्ट्री को जब्त किया जाता है। फैक्ट्री के मालिक को एक डबल पैसा मुआवजा नहीं मिलता।
और वो फैक्ट्री लेके किसी और को बेच के वहां पे फिर लोकल लोग काम करना शुरू करते हैं। अगर हिमाचल के लिए ये कानून सही है तो जम्मू कश्मीर के लिए क्यों नहीं? यहां जो ठेके लगते हैं, यहां जो बड़े कारखाने बनते हैं, यहां जो होटल बनते हैं, क्या हमारे लोकल लोगों को इनमें काम करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है? क्या हमारे नौजवानों को इनमें रोजगार हासिल करने का कोई हक नहीं है? रियासती दर्जे की बहाली पर दिए गए वज़ीर आला के बयान पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस सरबराह सज्जाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला को हदफ तनकीद बनाया। सज्जाद लोन के मुताबिक उमर अब्दुल्ला इक़्तिदार में आने के 6 माह के अंदर ही अवाम का एतमाद खो बैठे हैं और क़यादत का फुकदान जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बाइस मुसीबत बन गया है, जिसके सबब जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा मिलना एक ख्वाब देखने के मुतरादिफ है। ये झूठ है, ड्रामा है। मैं आपको बता दूं, मैंने अभी एक ट्वीट किया है, क्योंकि ट्वीट में आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। जो पुराना ट्वीट है उसका डेट आता है 7 अप्रैल 3:19 दिन में मैंने ट्वीट किया और यही बातें बोली कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के एमएलए अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ सेंश्योर मोशन नहीं ला सकते हैं, वो एडजॉर्न मोशन नहीं ला सकते हैं। और एक ही लेजिस्लेटिव डिवाइस हमारे पास है कि हम रेजोल्यूशन लाए, रेजोल्यूशन मोड में। मगर उसमें भी जो है, रेजोल्यूशन भी जो है वो कैबिनेट ने लाना होता है, कैबिनेट के एक मेंबर ने लाना होता है लीडर ऑफ द हाउस के अप्रूवल के बाद से, क्योंकि सरकार कभी भी रेजोल्यूशन ला सकती है, उनको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट मेंबर को हमको रेजोल्यूशन में नोटिस देनी पड़ती है, लेकिन उन्होंने माना नहीं। शोर 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 शोर। अब जो नुकसान हुआ कि वक्फ बिल पर एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट J&K और वक्फ बिल पर लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई भी उसका बयान नहीं आता है, इस नुकसान ये कौन पूरा करेगा? ये तो हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि ये चुप करके बैठे। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, ये मिली भगत थी। ये ऑर्डर भी उमर अब्दुल्ला साहब से ही आए कि आप शोर करो। और साहब एक मिनट आप मेरी। आज़म नरेंद्र मोदी के 19 अप्रैल को तयशुदा दौरा जम्मू कश्मीर के पेश नज़र ज़िला रियासी और इसके मुलाक़ा इलाकों में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं, जहां वज़ीर आज़म मोदी 19 अप्रैल को कश्मीर के लिए पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वज़ीर आज़म इस मौके पर कटरा और कश्मीर के दरमियान इफ्तिताही ट्रेन सर्विस का आगाज़ करेंगे और साथ ही दरियाई चिनाब पर तामीर किए गए दुनिया के सबसे बुलंद तरीन पुल का भी इफ्तिताह करने जा रहे हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म 19 अप्रैल को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी USPRL प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह करने जा रहे हैं, जिसमें दरियाई चिनाब पर तामीर किया गया दुनिया का बुलंद तरीन रेलवे पुल भी शामिल है। रेलवे हुकाम के मुताबिक USPRL प्रोजेक्ट का 272 किलोमीटर तवील हिस्सा, जिसमें 119 किलोमीटर सुरंगें शामिल हैं, जम्मू कश्मीर के लिए राब्ते के शोबे में एक इनकलाबी पेशरफ्त है और इस मंसूबे से न सिर्फ सफ़र के वक्त में नुमाया कमी आएगी बल्कि खित्ते में इक़्तिसादी तरक्की और सयाहत को भी फ़रोग मिलेगा। वज़ीर आज़म मोदी के मुजव्वज़ा दौराए जम्मू कश्मीर से कबल पुलिस सरबराह नलिन प्रभात ने भी एक आला सतही इजलास के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जम्मू सूबे के अंदर जायजा लिया। इधर भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर सत शर्मा वज़ीर आज़म के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज रियासी पहुंचे। कटरा रेलवे स्टेशन से कोड़ी पुल तक आज उन्होंने पार्टी लीडरान के साथ मिलकर मुआयना किया। श्री माता वैष्णो देवी असेंबली के रुकने असेंबली बलदेव राज शर्मा और रियासी के रुकने असेंबली कुलदीप राज दुबे भी आज पार्टी सरबराह के हमरा रहे। 19 अप्रैल को वज़ीर आज़म मोदी, जिनके ज़रिए इस पुल के इफ्ताह से कबल मंगल को एक खुसूसी वंदे भारत ट्रेन की आजमाइशी रन 272 किलोमीटर तवील उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन के कटरा संगलदान सेक्शन पर कामयाबी के साथ चलाई गई, जो कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने का काम करती है। इस हाई प्रोफाइल तकरीब के पेश नज़र जम्मू में कटरा से जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में आला सतही सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां करीबी तालमेल के साथ मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी ग्रिड कायम कर रही हैं ताकि किसी भी मुमकिन खतरे से निपटा जा सके। तफसीलात के मुताबिक इजाफी फोर्सेज तैनात की जा रही हैं और तमाम मुमकिन रास्तों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी को मुतहरिक किया जा रहा है। सिक्योरिटी ग्रिड में ड्रोन निगरानी, तलाशी ऑपरेशन और ज़िले व मरकज़ी सिक्योरिटी इदारों के दरमियान भरपूर हमाहंगी शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक तकरीब की कौमी अहमियत के पेश नज़र किसी भी किस्म की कोताही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है। मुतलका हुकाम के मुताबिक हसास इलाकों में तकरीबकारी मुखालिफ चेकिंग जारी है, जबकि USPRL प्रोजेक्ट के तहत आने वाली रेलवे तनसीबात, पुलों और सुरंगों पर खुसूसी नज़र रखी जा रही है, जहाँ CCTV कैमरों की तनसीब की गई है।
अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। जलसे के मकाम के अतराफ में भी गाड़ियों की नकलो हरकत को महदूद किया जाएगा और जल्द ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जा सकती है। इंटेलिजेंस यूनिट्स को हिदायत दी गई है कि वो इलाके में किसी भी मशकूक सरगर्मी पर गहरी नजर रखें। रिपोर्ट के साथ जम्मू से शिल्पा शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद ट्रेन कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होगी। इससे पहले की अगर बात करें तो श्री अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी शुरू हो चुका है, यानी कि आज से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां पे श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। उस समय श्रद्धालु में काफी ज्यादा उत्सुकता भी नजर आ रही है। उत्सुकता इसलिए भी है क्योंकि जिस प्रकार से ट्रेन वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन हो रहा है और अमरनाथ यात्री भी इस ट्रेन का जो है वो लाभ उठा पाएंगे। और इस समय आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां पे सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था भी इस समय जो है वो पुख्ती जो है वो नजर आ रही है और श्रद्धालु जो कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बैंक की शाखाओं में पहुंच रहे हैं और काफी ज्यादा उत्साहित भी उनके चेहरे में वो प्रसन्नता जो है वो नजर आ रही है। श्रद्धालु का ये कहना है कि ट्रेन वंदे भारत ट्रेन जो कि एक सपना है, बरसों का एक सपना जो कि पूरा होने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रही है और बरसों का सपना पूरा होने जा रहा है। खासतौर पर जो अमरनाथ यात्री जम्मू पहुंचेंगे, यानी कि जम्मू से जो है अमरनाथ यात्री जो श्रद्धालु है वो आगे की डेस्टिनेशन पे तय करेंगे, बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे और जब वो लौटेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें ट्रेन का भी, वंदे भारत ट्रेन का भी लाभ जो है वो यहाँ पर मिलेगा और उससे वो काफी ज्यादा प्रसन्नता, काफी ज्यादा उत्सुक जो है वो भी नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था के हवाले से अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था पुख्ती की गई है। जम्मू के रेलवे स्टेशन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस समय जो है वो देखने को मिल रही है। निगाहें जम्मू कश्मीर पुलिस की जवान, साथ ही सीआरपीएफ के जवानों की निगाहें इस समय हर एक छोटे से बड़े कोने पर जो है वो नजर आ रही है और चप्पे चप्पे पर निगरानी करते हुए जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 19 अप्रैल को ट्रेन का, वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, उससे पहले जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था इस समय पुख्ती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। इधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती सिक्योरिटी की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के पास है, जिसमें कटरा में उस मकाम का कंट्रोल एसपीजी ने संभाल लिया है, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म रैली से भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मरकज़ी वज़ीर रेल के अलावा जम्मू सूबे से भाजपा के रुकन पार्लियामेंट, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, रेलवे के आला हुकाम, सिविल और पुलिस इंतजामिया के अफसरान मौजूद रहेंगे। कटरा से तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म मुमकिन तौर पर खिताब कर सकते हैं, जहां मकामी सतह पर तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है। इंतजामिया के अलावा पार्टी काडर ने भी तैयारियों का आज जायजा लिया। रिपोर्ट के साथ सोहन कोहली। 70 साल के बाद जो जम्मू कश्मीर का सपना जो है वो पूरा होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि 19 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जो है कटरा पहुंच रहे हैं और कटरा पहुंचने के बाद जहां जो रेल मार्ग जो कटरा से लेके बारामूला तक बनाया गया वो ऑलमोस्ट वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब 19 तारीख को इंतज़ार है जब नरेंद्र मोदी जी कटरा पहुंचेंगे, उसके बाद जो है वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दे के यहाँ से रवाना करेंगे कश्मीर घाटी में। काफ़ी ज़्यादा खुशी की लहर है जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि जो पहले जब कश्मीर जाना होता तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से वहाँ पे पहुँचना पड़ता था और 16 घंटे कश्मीर जाने में लग जाते थे। अब कटरा से जो वंदे भारत ट्रेन चलेगी मात्र 2 से 3 घंटे में जो श्रद्धालु हैं वो कश्मीर पहुँच सकेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि 19 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे स्टेशन पर पहुँचेंगे, उसके बाद जो है जो वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के बाद वो एक छोटा सा रोड शो करते हुए श्री माता वैष्णो देवी स्टेडियम कटरा में यहाँ पे पहुँचेंगे। वहाँ पे जो रैली है वो संबोधित करेंगे। मैं आपको बता दूँ कि सिक्योरिटी की बात करूँ तो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कटरा में किया गया। तमाम एजेंसियाँ वो कटरा में पहुँची हैं। जगह जगह पे चप्पे पर सिक्योरिटी गार्ड आपको तैनात नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि CCTV कैमरे की भी मदद यहाँ पे ली जा रही है और सिक्योरिटी के काफ़ी ज़्यादा पुख्ता इंतजाम कटरा में किए गए हैं। रेल मंसूबे के इफ्तिताह पर जम्मू कश्मीर की आवाम भी खुशी का इजहार कर रही है। सूबा जम्मू के शहरियों के मुताबिक ये बाइस फ़ख्र लम्हा है, जहाँ न सिर्फ दुनिया के बुलंद तरीन पुल से रेल गुजरेगी बल्कि सयाहत के एतबार से और इक्तसादियात के एतबार से भी ये मनसूबा काफ़ी अहमियत का हामिल है और इक्तसादी हालत को ख़ित्ते के अंदर बदलने का मादा ये मनसूबा रखता है। ख़ित्ते में सफ़र का सबसे आसान ज़राया भी इस बार ये ट्रेन चलने के बाद मनसूबा बनेगा, जिस पर मुसरत का इजहार मकामी लोग कर रहे हैं। हमारे जम्मू, खास करके जम्मू कश्मीर के लोग तो बहुत खुश हैं
क्योंकि काफ़ी देर से उनको ये फैसिलिटी मिलने जा रही है। तो खास करके जो बाहर से टूरिस्ट आएंगे उनको काफ़ी इसमें फायदा होगा, उनको फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन जो डायरेक्ट जो ट्रेन है दिल्ली से श्रीनगर मेरे ख्याल नहीं जाएगी, वो कटरा आकर के रुकेगी, कटरा से दूसरा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बाकी ठीक है, ये गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी है कि खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो कुछ सोच रहे हैं। और बंदे जो है बड़ी अच्छी लोकल जो ट्रेन है, काफ़ी तेज ट्रेन है, इसमें लोगों को काफ़ी फायदा होगा। तो हमें बहुत खुशी है। खुशी तो बहुत है और बहुत अच्छी बात है। ज्यादा लोग कश्मीर जा पाएंगे और ज्यादा वहाँ पर ये आएगा, और हो सकता है कि उसके बाद हम लोग भी वहाँ पर वापस हम लोगों को भी ले जाया जाए और हम लोग फिर वापस अपने देश में सेटल हो अपनी जगह पे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, देश तरक्की कर रहा है, उसके साथ हमारी स्टेट तरक्की कर रही है, तो नेचुरली खुशी की बात है और अच्छा भी लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम पले बड़े हैं, बचपन से वहाँ रहे हैं, तो नेचुरली हमको लग रहा है कि अगर हम भी वापस अपने देश जाएं, अपनी जगह पे जाएं, हमारे लिए और भी अच्छा है, आने जाने का साधन बढ़ गया। और जी एक सपना था कश्मीर की घाटी के लोगों का, तमाम लोगों का, वो सपना पूरा हो गया। सपना पूरा हो गया। बिल्कुल ये खुशी की बात है कि जो दिल्ली से ट्रेन निकलेगी और उसकी जो आवाज कश्मीर की घाटियों में गूंजेगी, और जो एक सपना हुआ करता था स्विट्जरलैंड टाइप का सपना, जहाँ ट्रेन इसी हिसाब से निकलती थी और लोग कितने खुश होते थे, यही जो माहौल अब आपको कश्मीर में दिखेगा। लोग बहुत खुश है उत्साह के। हालांकि जम्मू का ट्रैक अभी कुछ कमियां है, तो हम चाहते हैं कि ट्रेन जम्मू से स्टार्ट होकर कश्मीर जाए तो वो अच्छा रहता है। चलो माता की मर्जी है कि कटरा से स्टार्ट है, इससे भी लोग खुश है, क्योंकि हर कोई जाना चाहता है, जो वो ये चाहता था कि ट्रेन के रास्ते कश्मीर जाने में कैसे फील करेंगे। हाँ, बहुत खुश है। मोदी जी ने जो ये ट्रेन चलाई है, श्रीनगर के लिए डायरेक्ट ट्रेन जाएगी, तो हम बहुत खुश हैं। पहले हमें बस में जाना पड़ता था या अपनी गाड़ी से जाते थे, तो इस बार ट्रेन से जाएंगे, कश्मीर की वादियों में घूमेंगे, बहुत मजा आएगा। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म या प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा फिलहाल 19 तारीख को नहीं होगा। बावसूख ज़राए से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि 19 अप्रैल को रियासी वज़ीर-ए-आज़म ने आना था, लेकिन ये दौरा फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है, पोस्टपोन हो चुका है और नई तारीखों का जल्द ऐलान मुतवक्के है। रेलवे ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। ये अभी तक कंफर्म नहीं हो चुका है कि 19 तारीख को ये दौरा क्यों नहीं होगा, क्यों इसको मुलतवी करना पड़ा है। प्राइम मिनिस्टर 19 तारीख को चिनाब वादी का उनने दौरा करना था, पहले रियासी और वहाँ से ट्रेन के ज़रिए कटरा पहुँचना था, दुनिया के सबसे बुलंद तरीन पुल का इफ्तिताह करना था। लेकिन इतलात के मुताबिक और रेलवे हुकाम के या जो ज़राया हैं वो बता रहे हैं इस वक्त कि USBRL उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसका एक बड़ा हिस्सा, जिसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म करने जा रहे थे 19 तारीख को, वो दौरा फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। स्केड्यूल के मुताबिक 19 तारीख को 10:30 बजे के आसपास उन्हें रियासी पहुंचना था, लेकिन फिलहाल दौरा पोस्टपोन हो चुका है और इसकी मजीद कंफर्मेशन का इंतजार रहेगा कि दौरा क्यों रद्द हुआ है। रेलवे हुकाम ने इस बात की तस्दीक कर दी है, ताहम दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से इस हवाले से अभी जानकारी लेना बाकी है कि प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर को 19 तारीख को आने थे, ये दौरा क्यों नहीं होगा और नई तारीखों का ऐलान जो रेलवे ज़राए बता रहे हैं बहुत जल्द कर दिया जाएगा, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर का जो तय शेड्यूल था 19 तारीख का, उसी तर्ज पर आइंदा तारीखों का ऐलान मुतवक्के है। सरहदी जिला पुंछ की तहसील मंडी में महकमा PMGSY के ज़ेर एहतमाम मंडी ता लोरन सड़क करीब 10 किलोमीटर जो एक तवील मुद्दत से खस्ताहाली का शिकार है, जिस पर मकामी आबादी में तशवीश की लहर पाई जा रही है। न सिर्फ मकामी लोग बल्कि दीगर रियासतों से जाने वाले आम शहरी या सयाह या मकामी लोग जो पैदल मुसाफत करते हैं, उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मकामी लोगों ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गुज़श्ता कई बरसों से मंडी ता लोरन सड़क की अबतर हालत है, जिसको लेकर 12 मुतलका महकमा व ज़िला इंतज़ामिया और माजी में निज़ाम चलाने वाले लोगों के ज़ेर गौर मामला लाया गया, ताहम इसके बावजूद इसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। मकामी लोग बताते हैं कि अगरचे इस सड़क पर कई हादसात रोनमा हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों ने अपनी जानें
गंवाई हैं, ताहम इंतज़ामिया पर कोई इस बात का फ़र्क नहीं पड़ रहा है और सड़क की मरम्मत या बेहतरी के लिए मौसर इकदाम उठाने में मुतलका हुकाम नाकाम साबित हुई है। सिर्फ मकामी आबादी ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले सयाहों को भी मज़कूरा रूट पर शदीद मुश्किलात का सामना है। मंडी व लोरन के अवाम ने मुतलका महकमा व रुकन असम्बली पुंछ से मामले में मुदाखलत की अपील करते हुए सड़क की फौरी मरम्मत का मुतालबा दोहराया। हमारे डेली मतलब कोई ना कोई इंसान वो इस रोड के बारे में बात उठाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इंतजामिया इसमें कुछ सोच रही है। जैसे हमारे यहाँ पे बटलकोट में हो गया, सुल्तान पथरी वगैरह ऐसी जगह हैं, बटलकोट है, डारा वाली है, ईसा वाली है, उसके पीछे नैनसुख वगैरह ऐसे टूरिस्ट जो हैं, टूरिस्ट के इलाके हैं जो, तो मुझे इसी वजह से जो है लोग टूरिस्ट वहाँ पे नहीं जाते, क्योंकि रोड का जो है रोड की बदतर हालात है, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि घोड़े भी चलना वहाँ पे मुश्किल है। गाड़ियों की तो दूर की बात है, पीछे बहुत सारे हादसे हुए हैं। इंतजामिया को टस से मस्ती हो रही है, पता है इंतजामिया का क्या सोच रही है। बड़ी अफसोस की बात है, मंडी से लेकर लोरन तक जो हमारी रोड है, तो पिछले कई सालों से जो है इस हवाले से जो है वो चलाया गया, तो लेकिन अभी तक उस पर कोई भी जो है मुकम्मल हल नहीं हो सका। तो अगर इसमें बारीकी बिन से अगर इसमें देखा जाए तो इससे पहले भी काफ़ी यानी कीमती जो जाने हैं वो लोगों की चली गई हैं। इस पे जो मैकडम पढ़ना था वो नहीं पड़ा है। तो इसमें अगर बात की जाए, हमारे जो ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव उसमें चाहे एमएलएज हों, उनकी तरफ से भी अभी कोई इस पर परेशानी हल नहीं हुआ। यानी जो मंडी टू लोरन रोड की हालत है, अगर देखें उसमें ऐसे पानी के वो तालाब बने हैं, तो अगर मैं ये सोच रहा था कि अगर दरिया से मछली निकाल कर उनमें डाली जाए तो बड़े आसानी के साथ वो जो है वो अपना उसमें उनका मछली का पालन हो सकता है। ये शर्म की बात है, खड़े हैं और लोगों ने लोन पे गाड़ियां ली हैं, उनको जो है। गौसिया शिफाखाना में आज से 3 नए शोबे शामिल कर दिए गए हैं, जिनने आज बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू कर दिया है। इन शोबों में डर्माटोलॉजी, डेंटल सेक्शन, फिजियोथेरापी शामिल है। ये तमाम शोबे जदीद तरीन तिबी आलात से लैस हैं और इनमें मारूफ माहिरीन सेहत अपनी खिदमात अंजाम देना शुरू कर चुके हैं। गौसिया शिफाखाना श्रीनगर पहले ही शहरी ख़ास और वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों से अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है और नई और जदीद किस्म की तिब्बी सहूलियात में इजाफे से भी इसका दायरा मज़ीद वसी हो गया है और लोगों के एतमाद को बहाल करने में भी कामयाबी हासिल हुई है। कि आपकी वसातत से पूरी कौम ये जानती है, गौसिया शिफाखाना अब किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। यहाँ पर हमारे डेडिकेटेड जो हमारे चेयरमैन साहब है चौधरी महराजुद्दीन भूजा साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद चौधरी साहब, उनकी बेतोड़ मेहनत की वजह यह है कि आज आप इतना बहुत अच्छा सेटअप देख रहे हो। इसमें जो एक्सटेंशन हम कर रहे हैं उनकी ही मेहनत से और लोगों के लिए ये सब कुछ हो रहा है कि इसमें 3 डिपार्टमेंट्स हम एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसमें डेंटल और फिजियोथेरेपी की हम ये सहूलियत देंगे लोगों को, और तीसरा डर्मेटोलॉजी जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट में जहाँ लेजरिंग वगैरह होती है और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स सारा कुछ अब इंशाल्लाह यहाँ पर होगा। अभी आप देखते हो कि डर्मेटोलॉजी जो ऐसा एक डिपार्टमेंट है जिसमें लोगों का बहुत बड़ा खर्चा होता है, और यहाँ पर आप देखिए कि हमेशा जो हमने रमजान की पैकेज भी अपने जो हमारे कायदीन है उनके सजेशन पर हमने एक पैकेज दी थी, जिसका कल जुमला इंतजामिया ने ये भी मतलब यहाँ मशवरे में हुआ कि उसको एक्सटेंड करेंगे और उन्हीं पैकेज को आगे चलाएंगे। जो मान लीजिए 2000 के टेस्ट आजात होते हैं यहाँ पर, किसी को 2000 रुपये लगते हैं, अभी वो 700 में अपना वो बेनिफिट उठा रहा है। इसी तरीके से डर्मेटोलॉजी में भी हम बहुत बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जो गौसिया शिफाखाना डायग्नोस्टिक सेंटर है हमेशा लोगों की ही खिदमत कर और लोगों के लिए ही काम करता है और इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही चल रहा है। तो इंशाल्लाह शदीद बर्फबारी के बाद दिसंबर से बंद होने वाली मुगल रोड को 5 महीने के बाद एक तरफा ट्रैफिक के लिए आज खोल दिया गया। बर्फ हटाने का काम मुकम्मल हो चुका है और एहतियाती तदाबीर के तहत रोज़ाना सुबह 11 बजे से सहपहर 3 बजे तक ट्रैफिक की इजाज़त दी गई। आज पुंछ से शोपियां की तरफ ट्रैफिक की रवानगी हुई, जिस पर मुसाफिरों ने मुसरत का इजहार किया। हुकाम के मुताबिक कुछ मकामात पर ज़मीन खिसकने या मिट्टी गिरने की वजह से मुश्किलात पेश आती रहीं और मज़ीद खदशात हैं कि नुकसान ना हो, इसलिए एहतियाती इक़दाम उठाए गए। फ़िलहाल सिर्फ एक तरफा ट्रैफिक की आमदोरफ्त या इजाज़त दी गई है, जिसके बाद आइंदा दिनों में मज़ीद फ़ैसले लिए जाएंगे।
शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के अरागाम इलाके में गुज़श्ता 3 दिनों से जंगलात में ज़बरदस्त आग लगी हुई है, जिससे नुकसान हुआ है। आग लगने से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सब सोने को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिस पर मकामी आबादी में ज़बरदस्त गमो गुस्सा और तशवीश पाई जा रही है। महकमा जंगलात के एहलकारों और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के मकामी बाशिंदे आग पर काबू पाने की कोशिशों में दिन भर मसरूफ़ रहे, ताहम आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। मकामी लोग बताते हैं कि आग करीबी जंगलात में फैल रही है। मरकज़ी सड़कों से भी इसकी नुमाइश की इतलात मिली हैं। हुकाम के मुताबिक इलाके का बहलवुकू और खित्ते पर आग पर काबू पाने की कार्रवाइयों को मुश्किल बना रहा है और जंगलात के मुलाजमीन या हुकाम ने रिहायशियों और चरवाहों से दरख्वास्त की है कि वो जंगल के इलाकों में आग से अशिया जैसे सिगरेट और माचिस के इस्तेमाल से गुरेज करें, ताकि इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात से बचा जा सके। जम्मू कश्मीर रहबरे तालीम टीचर्स फोरम ने आज शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में ज़ेर-ए-एहतमाम गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवारा के ऑडिटोरियम हॉल में एक अज़ीमुश्शान तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। ये तकरीब मुतासिर कुन थीम मयारी तालीम एक इज्तमाई ज़िम्मेदारी के तहत मुनक़्क़िद की गई, जिसमें एक रोशन तालीमी मुस्तक़बिल की तामीर के लिए माहिरीन तालीम, इदारों और कम्यूनिटी के मुश्तरका अज़्म पर जोर दिया गया। तकरीब की एक अहम हिस्से के तौर पर आज इस प्रोग्राम के ज़रिए बेदारी की भी कोशिश की गई। मंजूर अहमद भट्ट, जिनकी दहाइयों की शानदार खिदमात और दूरअंदेश क़यादत तालीम के मैदान में उनकी लगन, मेहनत और कोशिशों को भी खराज तहसीन पेश करते हुए आज उन्हें विदा किया गया, जो कई बरसों तक महकमा तालीम में खिदमात अंजाम देते रहे। इस खास मौके पर मुकर्रीन ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को तालीमी मैदान में आगे ले जाने के लिए मुतलका इदारों, ज़िम्मेदारान या फिर दानिश्वरों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश को जारी रखें, ताकि इज्तमाई कोशिशों के तहत तालीमी मैदान में जम्मू कश्मीर को आगे ले जाया जा सके। जोनल प्रेसिडेंट्स है या जितनी भी जिम्मेदार, हमने फैसला किया है कि हंदवारा की इस तवारीखी हायर सेकेंडरी में हमने एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है और इस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का सिर्फ मुद्दा और मकसद ये है कि हमारे स्कूलों के अंदर जो बच्चे हैं उनकी नशोनुमा के लिए जो हाल ही में हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबा आयशा सदम जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको जिम्मेदारी 2.0 और उसको हवाले किया हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर को पड़ा और हमारे प्रिंसिपल्स को, हमारे जडीओस को और हमारे टीचर्स को। जो जिम्मेदारी 2.0 उसमें सिर्फ और सिर्फ कि बच्चे का एकेडमिक जो है उस पर हमने फोकस करना है। इस सिलसिले में रहबरी तालीम टीचर्स फोरम ने तय किया था आज के दिन हम इसको एक ढाल बना के हमारे जो हाल ही में एक एक्सपर्ट, हमारे जो पेडागॉग जिसे हम कहेंगे, जिसने हजारों की तादाद में बच्चों को ट्रेन किया है, इनका शेफा मंजूर अहमद भट्ट साहब जो रिटायर हुए हैं एज डाइट प्रिंसिपल, उसकी आड़ में हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसमें डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको हमने यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर हम यही डिबेट करते हैं। जिले कुपवाड़ा में जो ग्राफ है, जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट की हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए, प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्जियों, तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा।